मॉडर्न हाउसवाइफ। दिव्या यार कहाँ है तू? याद है ना 2 दिन में मेरा बर्थडे है, भूल तो नहीं गई ना? अरे हाँ भाई, याद है तुम्हारा बर्थडे, कोई भूल भी कैसे सकता है? तुम किसी को भूलने दोगी तब ना। और मैं कहाँ हूँ, ये तो बड़ा बेकार सवाल किया तूने। मुझे कहाँ जाना है यार, घर पर तो हूँ। अच्छा, फिर कभी बात क्यों नहीं करती? अरे क्या करूं यार, घर पर रहकर भी ना ऐसा लगता है जैसे काम खत्म करने के लिए ना दिन छोटा पड़ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो छूट ही जाता है। हाँ देख रही हूँ, शादी क्या हुई, तुझे बहाने बनाने में बहुत एक्सपर्टीज हासिल हो गई है। मुझे कुछ नहीं पता, 2 दिन बाद मेरे बर्थडे में तू आ रही है। और देख, तूने इस बार कुछ भी बहाना बनाने की कोशिश की ना तो मैं बता रही हूँ, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तू क्यों ऐसी बातें करती है यार? तुझे पता है ना मेरी कंडीशन। कहने को हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन सबकी कंडीशन बच्चों से भी गई गुजरी है। 2-4 घंटे के लिए भी कहीं चले जाओ ना तो सबकी ऐसी हालत हो जाती है कि क्या बताऊं। किसी को सामने रखा सामान भी नहीं मिलता। मैं तो मायके भी जाती हूँ ना, वहां भी हर आधे घंटे में किसी न किसी का फोन आता रहता है। चीनी कहाँ है, शर्ट कहाँ है, प्रेस कहाँ रखी है, नमक कहाँ है। इतने सारे सवालों के जवाब देने से अच्छा है कि इंसान घर में बैठकर खुद अपने हाथों से सारा काम निपटा ले। हाँ, सबकी आदतें बिगाड़ने वाली भी तू ही है ना। तूने सबको इतना निकम्मा नकारा बना दिया है कि कोई एक काम भी खुद से नहीं कर सकता। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तू ट्राई करना। फोन काटने के बाद बस इसीलिए काम के समय ना मुझे ये फोन उठाना बहुत खराब लगता है। एक बार किसी का फोन आ जाए तो आधा घंटा ऐसे ही खराब हो जाता है। किसी को सामने से कह भी नहीं सकते मेरे पास बहुत काम है, रखो फोन। बड़बड़ाते हुए दिव्या जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी। सुबह के 11:30 बज गए थे। अभी तक दिव्या ने मैक्सी पहनी हुई थी, बालों का बेतरतीब जूड़ा बना हुआ था, जल्दबाजी में मुंह तक नहीं धोया था, बस किसी तरह घर के कामों को खत्म करने की होड़ में लगी हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली शांति आंटी आकर दरवाजा नॉक करती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, क्या बात है, तुम्हारी सास घर में नहीं है क्या? है ना आंटी जी, मम्मी घर में ही है, आप बैठिए, मैं अभी उन्हें बुला देती हूँ। दिव्या अपना दुपट्टा संभालती हुए सास के कमरे में जाती है और उन्हें शांति आंटी के आने की खबर सुनाती है। 2 मिनट के बाद शांति और रमा हॉल में बैठी बातें कर रही थी। आंटी जी बहुत गर्मी है बाहर, लीजिए पानी पीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन समय तो देखो, 11:30 और तुम अभी तक ये मैक्सी में घूम रही हो, नहाई नहीं हो क्या अभी तक? आंटी जी गर्मी का मौसम है ना, अगर सुबह सुबह नहा लो तो काम करते करते इतना पसीना हो जाता है कि लगता ही नहीं कि नहा चुके हैं, इसलिए काम खत्म करने के बाद ही नहाती हूँ। आपको चाय देने के बाद नहा नहीं जा रही हूँ। इतना कहकर दिव्या रसोई की ओर जाने लगती है। तभी शांति आंटी की बात उसके कानों में पड़ती है। देख रमा, ये घर में रहने वाली औरतें बस इसीलिए मुझे पसंद नहीं, पूरा दिन मैक्सी में बिता देती हैं। अरे कपड़े पहनने ओढ़ने का भी कोई ढंग होता है कि नहीं? इनसे अच्छी तो बाहर नौकरी करने वाली औरतें होती हैं, सवेरे उठकर घर का काम निपटा देती है और सज सवर कर सवेरे सवेरे दफ्तर के लिए निकल जाती हैं। मैं तो कहती हूँ एक बहू घरेलू ला कर देख ली तूने, अब अपने छोटे के लिए काम काजी लड़की लेकर आना। अरे कम से कम एक बहू तो हो बाहर उठने बैठने लायक, दोनों ही ऐसे मैक्सी पहनकर घूमने वाली मिल जाएगी तो घर घर नहीं लगेगा तेरा। अब तू ही बता, तेरी बहू के रहन सहन से कहीं से भी ऐसा लगता है कि घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अरे कोई पहली नजर में देखे तो इसमें और काम वाली में कोई अंतर ही नहीं कर पाए। शांति आंटी बोलती चली जा रही थी और रमा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। सासू माँ और उनकी सहेली के उसके बारे में इस तरह की सोच सुनकर बहू दिव्या के मन को काफी धक्का लगता है। गुस्से में दिव्या नहाने चली जाती है और कुछ ही देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। अब लग रही हो तुम घर की बहू। देखो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन इंसान को ना अपना हुलिया ऐसा बनाकर नहीं रखना चाहिए कि देखकर कोई आपकी पहचान ही ना समझ सके। शांति आंटी की मीठी बातों का दिव्या के ऊपर कोई खास असर नहीं हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। अरे घर में 1000 काम होते हैं, मुझे क्या टीवी सीरियल वाली बहू समझ के रखा है जो मैं भारी भारी गहने और कांजीवरम साड़ी पहनकर सोऊं और जब उठूं तो मेरे मुंह पर 2 किलो मेकअप पुताओ। अरे यार, बहू के इंसान नहीं होती, बस 24 घंटे सज कर मुंह पर मेकअप की परत लगाकर घूमते रहे। और क्या फर्क पड़ता है अगर काम करते समय हम कुछ कंफर्टेबल या हल्का फुल्का पहन भी लेते हैं तो? घर वालों से पहले बाहर वालों को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। आई बड़ी मुझे मेरे कपड़ों पर लेक्चर देने वाली। आज तो मैंने चाय भी बनाकर पिला दी, अगली बार आएगी ना तो उसके लिए चाय नहीं बनने वाली इस घर में। कुछ दिन बीते तो दिव्या के देवर मनोज के लिए लड़कियां देखने का सिलसिला शुरू हो गया। अरे रानी, नहीं, सोना का रिश्ता तो नहीं ले पाएंगे हम। क्यों भाई, ऐसी क्या खराबी है मेरी भतीजी सोना में जो आप ऐसे सामने से मना कर रही हैं? इतनी सुंदर है,
मेरी भतीजी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। देख, छोटी छोटी बातों पर तू नाराज बहुत जल्दी हो जाती है। तू मेरी देवरानी है, अपनी तो घर की बात है, और मेरे लिए ये बड़ी खुशनसीबी होती अगर तेरी भतीजी मेरे मनोज के लिए शादी होकर मेरे घर आ जाती। लेकिन सुमित्रा, मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, तेरी भतीजी ने कर रखा है बीए, और मैंने फोन पर बात करी थी तेरी भाभी से। उनका कहना है उसकी शादी के बाद नौकरी वगैरह करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो हाउसवाइफ बनना चाहती है। अरे भाई, हम साफ बता रही हैं, हमको लड़की चाहिए वर्किंग, जो नौकरी वाली हो। एक आ गई ना हमारे घर में हाउसवाइफ, 2 हाउसवाइफ नहीं ला सकते। अरे क्यों भाई, बड़ी बहू में ऐसी क्या कमी है जो आप छोटी के समय घरेलू लड़की लेने से इनकार कर रहे हैं? बुरा मत मानना जीजी, घर गृहस्थी घरेलू लड़कियों से चलती है, बाकी आपकी मर्जी। किसी के कहने सुनने से रमा के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वो अपना मन बना चुकी थी। जैसा रमा ने चाहा था वैसा ही हुआ, और बहुत जल्द सुधा नाम की एक पढ़ी लिखी तेज तर्रार नौकरी पेशा लड़की दुल्हन बनकर रमा के घर पहुंच जाती है। अब परिवार में 2 बहुएं थी, जिसमें से एक थी सीधी सादी घरेलू हाउसवाइफ दिव्या, और दूसरी थी बड़ी कंपनी में नौकरी करने वाली आज के जमाने की चटपटी लड़की सुधा। भाभी, बाहर का खाना खाने से ना मुझे बहुत जल्दी गैस हो जाती है, इसलिए मैं कैंटीन का खाना नहीं खा पाऊंगी। बाकी लोगों का टिफिन कितने बजे तक तैयार कर देती हैं आप? 9:30 बजे तक। हाँ, बस फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे भी ना 9:30 के बाद ही ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो कल से मेरा टिफिन आप तैयार कर दीजिएगा। बेटा क्यों नहीं, अब तुम पूरा दिन ऑफिस में इतनी मेहनत करोगी तो ये क्या तेरे लिए टिफिन भी नहीं बना सकती? जैसे बाकी सबका खाना बनता है तेरा भी बन जाया करेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, तू तो अपनी नौकरी पर ध्यान दे बेटा। और वैसे भी इस महंगाई के जमाने में दोनों पहिए साथ दौड़ते हैं ना, तब गाड़ी रफ्तार पकड़ती है। बेचारा एक पहिया गृहस्थी की इतनी भारी भरकम गाड़ी को कब तक खींच पाएगा? सासू मां के मुंह से शादी के 4 दिन बाद ही इस तरह की बातें सुनकर छोटी बहू सुधा का मन काफी बढ़ गया था। अभी तक तो वो सिर्फ खाना ही बनाने में आनाकानी करती थी, लेकिन अब तो ऑफिस से आकर चाय कॉफी के लिए भी वो जिठानी पर ऑर्डर चलाने लगी थी। सुनते हैं जी, आपको नहीं लगता माँ जी का रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा है मेरी तरफ? जब से सुधा शादी करके इस घर में आई है, मेरा किया माँ जी को जैसे नजर ही नहीं आता। सुबह और शाम अपनी छोटी बहू के गुणगान गाती रहती है। छोटी बहू मेहनत करती है, छोटी बहू सुबह सुबह ऑफिस जाती है। एक बात बताइए, क्या इस घर को चलाने में मैं कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ? पूरा दिन बिस्तर पर लेटकर आराम फरमाती हूँ क्या? अरे मुझसे अच्छी तो छोटी है, हर 10वें दिन एक नई ड्रेस खरीद कर लाती है वो। हर ड्रेस के मैचिंग के जूते और बैग है उसके पास। सच सवर की सवेरे सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाती है, महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करती है, घर के एक काम में हाथ नहीं लगाती। उसके बाद भी पूरे परिवार में उसकी इतनी इज्जत है, सिर्फ उसका पति नहीं, सास ससुर भी उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। और एक मैं हूं, नए कपड़े खरीदे हुए जमाना बीत जाता है। हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन 2 से ज्यादा चप्पल या बैग मेरे पास कभी नहीं रहे। और इज्जत, वो तो इस जन्म में शायद कभी मिलेगी ही नहीं। देखो दिव्या, सुधा तुमसे छोटी है, कम से कम तुमसे मुझे इस तरह की बातों की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उम्र और अनुभव में तुम उससे बड़ी हो, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से उसका काम नौकरी करना है, तुम्हारा काम है घर संभालना। और उसके आने से पहले भी खुशी खुशी तुम घर संभाल रही थी ना, सबके लिए खाना बना रही थी ना, बाकी काम भी करती थी। छोटी क्या, ये अचानक से घर का काम तुम्हें ज्यादा बड़ा क्यों नजर आने लगा? और माँ की कोई आज की आदत नहीं है, तुम ही बता दो। पिछले 5 साल में माँ ने कब तुम्हारी भर भर के तारीफ की है, जो अब तुम्हें माँ का व्यवहार अचानक से खटकने लगा? वही तो मैं कह रही हूँ ना, पिछले 5 सालों में कभी मेरे किए हुए किसी काम की तारीफ नहीं की। और उनकी छोटी बहू, वो एक ग्लास यहाँ से वहां उठाकर नहीं रखती, लेकिन फिर भी माँ जी की आंखों में बसी हुई है बस। देखो यार, ऐसा है, अब तुम दोनों देवरानी जेठानी की पॉलिटिक्स में मुझे मत फंसाओ। मेरे पास वैसे भी ऑफिस में बहुत टेंशन है। चलो मैं जा रहा हूँ सोने। इतना कहकर दिव्या का पति रवि सोने चला जाता है। एक दिन दिव्या देखती है कि सुधा स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर ऑफिस जा रही है। माँ जी, आप देख रही हैं कैसे कपड़े पहनकर घर से बाहर गई है सुधा? आप कुछ बोलेंगी नहीं? मुझे तो आप सूट पहनकर भी घर से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है घर की बहुएं साड़ी में अच्छी लगती हैं। अरे तो तू हीरोइन बनकर जाएगी कहाँ? पूरा दिन घर में तो रहना होता है तुझे। और वो नौकरी करती है, नौकरी तो उसके हिसाब से खुद को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तेरी उसके साथ क्या बराबरी है भाई, जो तू रोज रोज यही चिट्ठा लेकर बैठ जाती है। अगले ही दिन रमा की सास का गांव से फोन आया। रमा बहू,
आखिरी समय आ गया मेरा। अपनी बूढ़ी सास के अंतिम दर्शन करना चाहती है तो गांव चलिए, वरना बाद में ना कहना माने जाने से पहले आशीर्वाद नहीं दिया। सास की बात सुनकर रमा गांव जाने की तैयारी करने लगती है। सास रमा के जाने के बाद दिव्या की पड़ोसन उससे मिलने आती है। अरे दिव्या, आधा दिन बीतने को आया और तू अभी तक ये मैक्सी पहन कर घूम रही है। कैसा हुलिया बना रखा है तूने? अभी काम खत्म नहीं हुआ क्या? मार ले, तू भी ताने मार ले। एक बात बता, अब क्या कांजीवरम साड़ियां पहनकर झाड़ू पोछा लगाऊं घर में? जिसको वो देखो मेरे कपड़ों के पीछे पड़ा रहता है। और कहाँ जाना है मुझे सच सवर के भाई? 24 घंटे घर की चाकरी करनी है ना, तो ठीक है। अगर मैं मैक्सी या अपनी पुरानी साड़ी पहनकर रहती हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, तू तो भड़क गई। एक बात बता, अब तो तेरी देवरानी भी आ गई है ना, तो कम से कम समय से काम खत्म हो जाने चाहिए। वो थोड़ा बहुत काम में हाथ लगवाती है या तू उसकी भी नौकरानी बनी हुई है? सहेली की ये वाली बात सुनकर दिव्या का मन धक से रह जाता है। तुझे क्या बताऊं यार, सोचा तो मैंने भी यही था कि देवरानी आएगी तो घर के कामों में थोड़ी मदद हो जाया करेगी, मुझे अपने ऊपर ध्यान देने के लिए थोड़ा समय मिलेगा। लेकिन देवर की शादी करने से मेरी लाइफ में उतना ही अंतर आया कि अब मुझे सुबह 2 नहीं 3 टिफिन बनाकर देने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तूने, कुछ नहीं करती मेरी देवरानी, उल्टा मुझे उसकी सेवा करनी पड़ रही है। ये कौन सी बात हुई यार? तूने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? अपनी देवरानी को देख कैसे टिप टॉप होकर पेंसिल हिल पहनकर सवेरे 9:30 बजे निकलती है वो। कॉलोनी में सब लोग देखते रह जाते हैं और एक तू है कॉटन की पुरानी मैक्सी पहनकर घूम रही है। एक बात बता, माना तू हाउसवाइफ है, लेकिन हाउसवाइफ अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती। ये कौन सी किताब में लिखा है? और इस बार भी तू किटी में नहीं आई। तेरा मन नहीं करता क्या 4 दीवारियों से बाहर निकलने का? क्या यहाँ से बाहर निकलो यार, मेरी सास को पसंद ही नहीं है कि मैं घर छोड़कर बाहर जाकर अपना टाइम वेस्ट करूं। जब भी कहीं जाने की बारी आती है मम्मी जी बहाने से कोई ना कोई काम पकड़ा देती है। अब मैं समझ गई हूँ मेरा कहीं आना जाना इन्हें पसंद नहीं, इसलिए मैंने अब उनसे पूछना ही छोड़ दिया है। क्या फायदा रोज रोज एक ही बात को सोचकर अपना मूड खराब करो। अच्छा, तेरी देवरानी के तो दोस्त भी घर आते हुए मैंने देखे हैं, और तुझे कॉलोनी में किसी के सत्संग तक जाने की परमिशन नहीं। अब तुम मुझसे मत छुपाना यार, सामने घर है मेरा, सब दिखाई देता है तेरे घर में क्या चल रहा है। और ये कौन सा तुगलकी फरमान चल रहा है तुम्हारे घर में? और तू कब तक ऐसी बनी रहेगी? विरोध करना सीख, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रख। क्या करूं तू ही बता, पति से कुछ कहो तो उन्हें भी यही लगता है मैं हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मुझे तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। अरे तू हाउसवाइफ है, घर की नौकरानी नहीं। और हाउसवाइफ मॉडर्न नहीं हो सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, बाहर किसी से मिल नहीं सकती, खुश नहीं रह सकती। ये सब कौन सी किताब में लिखा है? पड़ोसन की बातों ने आज वाकई दिव्या के मन पर गहरा असर कर दिया था और उसने भी सोच लिया था कि अब वो खुद को एक हाउसवाइफ नहीं मॉडर्न हाउसवाइफ बनाएगी, जिसके लाइफ का रिमोट उसके अपने हाथों में होगा। अगले दिन सवेरे उठकर दिव्या ने लोअर टी शर्ट पहना, बालों की पोनी बनाई और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। अरे भाभी, आज ये क्या हुलिया बना रखा है? क्यों, क्या हुलिया बना रखा है? कुछ खराबी है क्या? अरे माँ जी कुछ दिन के लिए गांव क्या चली गई, आपके तो रंग ही बदल गए। सोच लीजिए जेठानी जी, कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी लौट कर आए तो सबसे पहले आपका ही कोर्ट मार्शल हो जाए। देवरानी सुधा के टोकने के बाद तो अब दिव्या ने और भी ज्यादा मॉडर्न बनके रहने का मन बना लिया था। दोपहर में सबके काम खत्म करने के बाद दिव्या पार्लर जाती है और अपने बालों को कलर करके सुंदर सी हाईलाइटिंग करवा के नाखून का एक्सटेंशन करवा के आती है। देवरानी सुधा जेठानी के बदलते रंग ढंग देखकर मन ही मन जल भून रही थी। माँ जी, अरे आप दादी जी के पास गांव क्या आ गई? यहाँ तो पूरा घर ही उथल पुथल हो गया। अरे बहू, जो कहना है खुल कर कह, तेरे कहने का मतलब क्या है? माँ जी, पहली फुर्सत में गांव से वापस आ जाइए और अपनी आंखों से देखिए। अब मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग कहेंगे कि मैं बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ। बस इतना समझ लीजिए, आपने ज्यादा देर करी ना तो जेठानी जी आपके हाथ से निकल जाएंगी। देवरानी ने माचिस की तीली लगा दी थी और इंतजार कर रही थी कि कब आग लगे। जैसा कि देवरानी ने सोचा था, 3 दिन बाद सास रमा गांव से वापस लौट आती है। हे राम, शर्म लिहाज सब बेच खाई है क्या बड़ी बहू तुमने? अरे मैं पूछती हूँ, ये क्या हुलिया बनाकर रखा है? पहले दिन भर मैक्सी पहनकर घूमती रहती थी, अब उससे मन भर गया तो ये आधा पौना पजामा पहनकर घूमना शुरू कर दिया तुमने। तुम्हारी साड़ियां कहाँ चली गई? जाओ अभी जाकर कपड़े बदल कर आओ। अरे घर की बहू अच्छी लगती है क्या ऐसे बेहुदे कपड़ों में? और ये बाल क्यों रंग बिरंगे रंग कर आई है? मैं पूछती हूँ,
इतनी रंग बिरंगी होकर आखिर करेगी क्या? घर में ही रहती है 24 घंटा। नहीं मम्मी जी, गलत फहमी में आप। मैं घर में रहती थी। कल मैंने अपने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम बनाया है। अब इतने साल बाद अपने दोस्तों से मिलूंगी, थोड़ा हुलिया तो ठीक करना बनता ही था ना। क्या? तेरी सास अभी जिंदा है, मुझसे पूछे बिना इस घर से बाहर पांव कैसे निकालेगी? तू अपनी सहेलियों के साथ मटर गश्ती करती घूमेगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? माँ जी, मैंने कब कहा मैं घर संभालने से इनकार कर रही हूँ। खुद को मेंटेन करके रखना, मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाना आज के समय की जरूरत है, और ऐसा करने से मैं कम घरेलू नहीं हो जाती। मैं आगे भी अपना हाउसवाइफ होने के सारे फर्ज निभाऊंगी, लेकिन मेरे कपड़े, मेरे बाल और मेरी पर्सनल लाइफ से आप थोड़ा दूर ही रहेंगे तो बेहतर होगा। अरे तू देख रहा है अपनी लुगाई के लक्षण? इससे कौन सा चांद पे जाना? ये लटके झटके किसे दिखा रही है? कपड़े क्या बदले, इसके माथे की बिंदी और गले से मंगलसूत्र भी गायब हो गया। माँ, अगर उसे इन कपड़ों में या ऐसे बिना गहनों के कंफर्टेबल लगता है या खुशी मिलती है तो कर लेने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और उसने कहा ना वो अपने फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटेगी। और मुझे तो दिव्या इस रूप में ज्यादा अच्छी लग रही है। बेटे की बात सुनकर अब सास रमा के पास बोलने की कोई वजह ही नहीं बची थी। 6 महीने बाद दिव्या की चर्चा कॉलोनी में अभी भी होती है, लेकिन अब उसके गंदे पहनावे और बिखरे बालों की नहीं, बल्कि उसकी मॉडर्न लुक और अच्छे व्यवहार की चर्चा हुआ करती है। क्योंकि अपनी खुशियों का ख्याल रखने के कारण अब वो चिड़चिड़ी नहीं, खुश मिजाज रहने लगी है। अब बस भी करो ना, आखिर कितनी देर नाराज रहने वाले हो? अरे पापा, मैंने कहा ना आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। रहने दो, तुम हर बार ऐसे ही प्रॉमिस करती हो और फिर अपना वादा तोड़ देती हो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे क्या पता था कि तुम मेरे स्लीवलेस टॉप पहनने से भी ऑफेंड हो जाओगे। और मेरी सारी फ्रेंड्स कहती है कि मेरे ऊपर ऐसे टॉप बहुत सूट करते हैं, बस इसीलिए पहन लिया था। हाँ तो ठीक है ना, जाओ अपनी सहेलियों के पसंद के हिसाब से कपड़े पहनो और उन्हीं के साथ शादी भी कर लेना, मेरा पीछा छोड़ दो। अरे पापा, मैंने सॉरी बोला ना। और तुम्हें पता है, तुम जब ऐसे मेरे लिए पॉसेसिव होते ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। अगर तुम ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहोगे ना तो मैं 1 महीने का भी इंतजार नहीं करने वाली। आज ही भगा कर ले जाऊंगी तुम्हें और शादी कर लूंगी। बस रहने दो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। एक बात तो मेरी मानी नहीं जाती और चलिए अब भाग कर मुझसे शादी करना है। देखो, ये तुम्हारी पॉसेसिवनेस है और कुछ नहीं। पार्टी में इतनी सारी खूबसूरत लड़की आई हुई थी, मुझे कोई देखने वाला नहीं था वहां पर। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। अच्छा, मुझसे पूछो कि तुम ऑर्डिनरी हो या स्पेशल। और ठीक है, कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे तुम्हारे ये ऐसे बेढंग कपड़े पहनना और लड़कों के साथ हंस हंस के बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तुम सोच लो, तुम्हें अपने ये गलत सलाह देने वाले दोस्त चाहिए या फिर मयंक? ऑब्वियसली मुझे मयंक चाहिए, क्योंकि 1 महीने में तो हमारी शादी होने वाली है और फिर उसके बाद हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा। मयंक और निर्जा की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। दोनों की लव मैरिज थी और देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन मयंक का नेचर थोड़ा ओवर पॉसेसिव था। अपनी होने वाली पत्नी निर्जा को लेकर वो छोटी छोटी बातों में भी पॉसेसिव हो जाता था और फिर उसके बाद बड़ा बखेड़ा कर देता था। शादी से पहले तो निर्जा को अपने होने वाले पति की ये पॉसेसिवनेस बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन क्या रिश्तों का ये चार्म शादी के बाद भी कायम रह पाएगा? आइए देखते हैं। ये क्या बात होती है यार? कौन से ज़माने में जी रहा है ये मयंक? आजकल कौन सी ऐसी लड़की है जिसके लड़के दोस्त नहीं होते या जो अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती? और ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था तूने स्लीवलेस टॉप पहन के? पहली बार तो पहना नहीं है। मैं तो तुझे इतने सालों से जानती हूँ, हमेशा से ही स्लीवलेस सूट और टॉप पहनती आ रही है, फिर अचानक आज प्रॉब्लम क्या हो गई? अरे यार, तू छोटी सी बात का ना बतंगड़ मत बना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मयंक का मेरे लिए प्यार है। और तुझे पता है, जब मयंक ऐसे पॉसेसिव होता है ना तो मुझे बहुत क्यूट लगता है और मुझे उसके ऊपर और भी प्यार आने लगता है। देख, सबका अपना अपना तरीका होता है केयर दिखाने का। ये मयंक का मेरे केयर करने का एक तरीका है बस। पागल है तू, ये कोई केयर करने का तरीका नहीं है, ये तरीका है तुझे अपने इशारों पर नचाने का। मयंक तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहता है और अपनी सोच तुझ पर थोपना चाहता है, लेकिन तू इतनी बेवकूफ़ है, तुझे हर चीज़ में प्यार ही नजर आता है। सोच ले, अभी भी शादी में 1 महीना है, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तू सर पकड़कर रोए और इस भंवर से निकलने के लिए तेरे पास कोई रास्ता ही ना बचे। अरे पागल है तू, ओवर रिएक्ट कर रही है और कुछ नहीं।
मयंक के साथ मेरी कोई अरेंज मैरिज नहीं हो रही है। अरे 3 साल से जानती हूँ मैं उसे, इतने लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं हम दोनों। उसकी अच्छाई बुराई सब समझती हूँ। तूने अभी मयंक को समझा ही कितना है, इसलिए तू ये सब नहीं समझ पाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरे मयंक को समझना भी नहीं चाहती। मयंक जैसे लड़कों के साथ मैं जिंदगी तो क्या 2 घंटे नहीं बिता सकती। बात बात पर तमाशा करने लगता है। तू ही झेल अपने सन की पति को, मैं तो चली। निर्जा के स्लीवलेस कपड़े पहनने पर किए हुए बवाल को देखकर निर्जा की बेस्ट फ्रेंड दीपा मयंक से बहुत नाराज थी। वो तो ये चाहती थी कि निर्जा मयंक के साथ अपने रिश्ते पर एक बार और विचार करे, लेकिन निर्जा की आंखों पर मयंक के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मयंक के प्यार के आगे उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए अपनी सहेली दीपा की बातों को इग्नोर करने के बाद निर्जा मयंक के प्यार में गोते लगाते हुए जल्दी उसके साथ शादी कर लेती है और दुल्हन बनकर उसके घर पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, मयंक 1 हफ्ता हो गया हमारी शादी को, मुझे लगता है मुझे भी ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। बॉस की भी ना कई सारे मेल आ गए हैं, बार बार यही पूछ रहे हैं मैं ज्वाइन कब से करने वाली हूँ। अरे तुम्हारा बॉस हर एक एम्प्लॉय को ऐसे पर्सनली मेल करता फिरता है क्या? बड़ा टाइम है उसके पास। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दे रहा है वो। कैसी बात कर रहे हो मयंक, मुझे स्पेशल अटेंशन क्यों देगा? उसके लिए सारे एम्प्लॉयज़ एक बराबर है, और उसकी टीम का एक बंदा 10 दिन से छुट्टी पर है तो वो तो पूछेगा ही ना कि मैं कब वापस ज्वाइन करने वाली हूँ। इसमें तो छीनने वाली कौन सी बात है? देखो निर्जा, पहली बात तो मुझे तुम्हारी शादी के बाद ये जॉब करने वाला आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, और दूसरी बात ये, तुम्हारा ये जो बॉस है ना, ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। ये बात बात पर तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मेल करना, तुम्हारे फोटोज़ पर ये लव वाले इमोजी भेजना, मुझे इसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लगते। तुमने बिना वजह ज़रूरत से ज़्यादा शेयर दे रखी है उसे। अरे क्या ज़रूरत है ऐसे आदमी को इतना एंटरटेन करने की? मयंक, अब तुम्हारा ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अरे शादी हो गई है हमारी, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही हर एक को एंटरटेन करती हूँ? हाँ, घूमती रहती हूँ सबके साथ। अरे वो मेरा बॉस है, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ, और वो भी एक एम्प्लॉय से ज़्यादा मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता है। अपने दिमाग की उपज को ना अपने पास ही रखो तुम। ऑफिस जाने की बात को लेकर मयंक और निर्जा के बीच में ज़ोरदार झगड़ा हो गया था, जिसके कारण अगले 2 दिन तक निर्जा का मूड बहुत खराब रहा। 2 दिन के बाद, मैं इस तरह से घर में कैद होकर नहीं रहने वाली हूँ। बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर कल से ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो मैं जॉब से हाथ धो बैठूंगी। हाँ तो ठीक है ना, ये कोई दुनिया की आखिरी कंपनी तो है नहीं कि तुम्हारी यहाँ से नौकरी चली जाएगी तो तुम्हें कहीं और नौकरी मिलेगी नहीं। मैं तो कहता हूँ लात मारो ऐसी नौकरी को, और कुछ दिनों के बाद कोई ढंग की कंपनी में अच्छी जॉब ढूंढ लेना। अभी फ़िलहाल अपनी घर गृहस्थी और रिश्ते पर ध्यान दो। निर्जा मयंक को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक जैसे टस से मस होने का तैयार ही नहीं था। निर्जा को मयंक का बिहेवियर बहुत ही खराब लग रहा था, लेकिन अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। नई नई शादी हुई थी और इस समय वो उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी या झगड़े की दीवार को बढ़ने देना नहीं चाहती थी। इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है। कुछ दिन बाद, अरे निर्जा, पिछले 15 मिनट से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फ़ोन बिजी ही जा रहा है। किसके साथ बातों में लगी हो? पर मेरे फ़ोन में तो कोई कॉल वेटिंग नहीं आई, और किससे बात करूँगी? अपनी दोस्त दीपा से बात कर रही थी। ऐसे कौन सी बातें होती है तुम्हारी जो दिन में 4-4 बार तुम दीपा को फ़ोन मिलाती हो? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बस मेरे घर से निकलने का वेट करती रहती हो तुम। मैं घर से बाहर निकला और तुम तुरंत लगे फ़ोन पर। ये यारी दोस्ती छोड़ो और अपने परिवार पर ध्यान दो। देखो मयंक, हमारी नई नई शादी हुई है। मैं अपना घर, अपने दोस्त, अपनी लाइफ, नौकरी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आई हूँ। इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो सकती। अपना मूड ठीक करने के लिए मुझे अपने दोस्तों और फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। ताना मारने की बजाय अगर तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो शायद हमारे रिश्ते के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मयंक का निर्जा को छोटी छोटी बातों के लिए टोकना अब निर्जा के सब्र का इम्तिहान लेने लगा था। शादी से पहले मयंक की जो बातें उसे क्यूट लगती थी, अब वही बातें उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एक दिन, ये क्या हो रहा है बाहर सब्जी वाले के साथ? हाँ, क्या हो रहा था? सब्जी खरीद रही थी, और क्या? अच्छा, तो सब्जी वाले से सब्जी लेते समय इतना दांत निकाल कर हंसने की क्या जरूरत थी? मयंक, पागल हो क्या तुम? मैं सब्जी वाले के साथ नहीं, मिसेस गुप्ता के साथ बात करते हुए हंस रही थी।
और अब मेरे हंसने और बात करने पर भी तुम पाबंदी लगा दोगे क्या? मैं सब देख रहा हूँ नीरजा। मेरे अलावा तुम्हें दुनिया में बाकी सारे लोग अच्छे लगते हैं, सबके साथ तुम हंसती मुस्कुराती हो। बस एक मेरी शक्ल देखकर तुम्हारे चेहरे पर 12 बज जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पिंजरे में कैद करके रखा हो। बहुत मजा आता है ना बाहर वालों के साथ। ठीक है, आज के बाद सब्जियां मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हें ऐसे चौराहे पर खड़े होकर सब्जियां खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें शादी से पहले भी बहुत बार वार्न कर चुका हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ। मुझे तुम्हारा इस तरह गैर मर्दों के साथ हंस हंस के बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शादी से पहले तो मैं तुम्हारी बातों को ये सोचकर इग्नोर कर देता था कि शायद अभी तुम इमैच्योर हो, धीरे धीरे समय के साथ मैच्योरिटी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अब तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हारे साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की ना, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। मयंक, तुम मुझे समझते क्या हो? और ये ऐसी वैसी हरकत क्या होता है? सब्जी वाले से सब्जी खरीदते समय जरा सा मुस्कुरा दी तो तुम्हारी इज्जत दांव पर लग गई? किसी के साथ हंस के बात करना कोई पाप होता है क्या? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मैं इतनी गई गुजरी हूं कि सब्जी वाले के साथ ऐसी हरकत करूंगी? मैंने जितना कहा बस उतना ही समझो, बात को रबड़ की तरह खींचने की जरूरत नहीं है। नीरजा, तुम भी जानती हो कि मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो बताओ ना क्या मतलब था? अरे साफ साफ बोलो ना, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि तुम्हारा मतलब क्या है। सुबह से लेकर रात तक तुम हर समय सिर्फ मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मैं क्या पहनूंगी, किससे बात करूंगी, नहीं करूंगी, मेरे दोस्त कौन है, हर चीज तुम ही तो डिसाइड करते हो ना। मयंक, शादी से पहले मैंने जितने भी सपने देखे थे ना, तुमने सब चकनाचूर कर दिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली है। ठीक कहती थी मेरी दोस्त कि आज जिन बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ ना, कल उनके साथ जीना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये बात है, तुम्हारी सहेली ने पहले ही तुम्हारे कान भरे हुए, तभी तो तुम बात बात पर मुझे गलत साबित करने लगती हो। मुझे यकीन नहीं होता तुम वही लड़की हो जो मेरे एक बार नाराज हो जाने पर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी और अब बात बात पर सिर्फ जुबान लड़ाती हो और बदतमीजी करती हो। अगर तुम्हारी लाइफ शादी के बाद खराब हो गई है ना, तो मेरी लाइफ को भी कोई स्वर्ग नहीं बना दिया तुमने। पिछले 1 महीने में तुमने सिर्फ और सिर्फ वही हरकतें की है जिससे मुझे चिढ़ है। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो नीरजा कि मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं मयंक? तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत करो, लेकिन मेरी लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर दो। मैं इंसान हूं, कोई तुम्हारा पालतू जानवर नहीं हूं जो तुम्हारे हिसाब से सारे काम करूं। पहले मैं तुमसे 1 या 2 घंटे के लिए मिलने आती थी, तुम्हें जैसे पसंद था वैसे बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती थी। लेकिन दिन के 24 घंटे और महीने के 30 दिन मैं तुम्हारी मर्जी से सांस नहीं ले सकती। और ये सच तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। मयंक और नीरजा के इस झगड़े का कोई अंत नहीं था, इसलिए कुछ देर बाद नीरजा अपना बैग पैक करके अपने मायके जाने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? अपनी मम्मी की यहाँ जा रही हूँ। अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। हाँ है मुझे प्रॉब्लम। कहीं नहीं जाओगी तुम, बैग रखो अंदर और बैठो। ये क्या जबरदस्ती है मयंक? मुझे अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम उनकी बेटी थी और अब मेरी पत्नी हो। इस डिफरेंस को जितना जल्दी समझ लोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और अब बातों को बढ़ाओ मत, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीवन भर पछताओ। आखिरी लाइन कहते हुए नीरजा ने मयंक की आंखों में कुछ ऐसा देखा कि वो अंदर तक कांप गई। अपना बैग एक तरफ पटक कर वो बिस्तर पर जाकर रोने लगी। एक एक करके उसे शादी से पहले हुई सारी घटनाएं याद आने लगी। तू बिल्कुल ठीक कहती थी यार, पता नहीं मेरी आंखों पर मयंक के प्यार की पट्टी क्यों बंधी हुई थी। मैं इतनी अंधी कैसे होगी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। क्या हो गया नीरजा, साफ साफ बता। और सबसे पहले रोना बंद कर, रोने से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। अरे तू ठीक कहती थी दीपा, मयंक पॉसेसिव नहीं ओवर पॉसेसिव हस्बैंड है। वो मेरी हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से एक कदम भी ना बढ़ाऊं, जो भी करूं सब उसकी मर्जी से करूं। मुझे घुटन होने लगी है दीपा, ऐसे माहौल में कोई कैसे जी सकता है। मुझे तो मयंक के लक्षण पहले ही समझ में आ गए थे, इसीलिए मैंने तुझे वार्न भी किया था कि इस मयंक के चक्कर में मत पड़। और अगर तुझे शादी करनी है तो कम से कम पहले उसे समझा कि उसका ये बिहेवियर ठीक नहीं है। अरे पत्नी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती है जो तुम्हारे नाम लिख गई और अब तुम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करोगे। तू जीती जागती इंसान है, तेरी अपनी पसंद हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है।
कोई भी औरत जीवन भर किसी आदमी की पसंद से नहीं चल सकती, और जो ऐसा करती है ना निर्जा, उनकी जिंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक कह रही है यार। मयंक को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। वो ना मुझे घर से बाहर निकलने देता है, ना पड़ोस में किसी से बात करने देता है। लड़के तो छोड़, लड़कियों से भी मेरी दोस्ती खत्म करवा दी है उसने। मुझे मेरे मायके भी नहीं जाने देता। 5 मिनट से ज्यादा मेरी मम्मी से बात नहीं करने देता। उसे ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया सिर्फ मुझे ही देख रही है और सब लोग मिलकर मुझे उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो परेशान मत हो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। तुम दोनों मिलकर मैरिज काउंसलर के पास जाओ। तेरी कही बातों को वो ध्यान से नहीं सुनेगा और तुझे इग्नोर भी करेगा, लेकिन अगर वही बातें उसे कोई तीसरा आदमी बताएगा ना, तो शायद उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो पाए। देख, तू भी अब इस शादी को तोड़ने के बजाय निभाने की कोशिश कर। कुछ बातें जो तू उसकी मान सकती है मान ले, और बाकी उसको समझाने की कोशिश कर कि वो तुझसे गलत एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। तुझे लगता है वो मैरिज काउंसलर के पास जाने को तैयार हो जाएगा? देख निर्जा, गुस्से से कोई हल नहीं निकल सकता। तू उसके साथ प्यार से बात कर और प्यार से ही उसको समझाना, और फिर किसी काउंसलर के पास ले जा। वहाँ जाकर तुम दोनों खुले दिल से अपनी प्रॉब्लम बताओ। मेरा पक्का भरोसा है कि वो तुम दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सहेली की बात मानकर निर्जा अपने पति को लेकर मैरिज काउंसलर के पास जाती है। काउंसलर प्रोफेशनल तरीके से धीरे धीरे मयंक को उसकी गलतियों का एहसास कराती है। काउंसलिंग मिलने के कारण मयंक को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करने लगता है। निर्जा को भी शांत और खुश रहने का सुझाव देकर काउंसलर उनकी समस्या को हल कर देती है।